हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोनों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटलैंड, जिसको कहते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसी भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसको अच्छे से समझते हैं। पहले क्या है वेटलैंड, क्या होता है? जैसा कि नाम से वेट एंड लैंड, वेट एंड लैंड, वो हिस्सा, वो लैंड का हिस्सा जो गीला हो, दलदला टाइप का हो, जिसके अंदर पानी जमा हो, दैट इज वेटलैंड। सिंपल सा है, उसको हम लोग वेटलैंड कहेंगे। और ये वेटलैंड कैसा हो सकता है? ये वेटलैंड नेचुरल भी हो सकता है और ये वेटलैंड आर्टिफिशियल यानी मैनमेड भी हो सकता है। यानी नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। इसको कृत्रिम तरीके से भी बनाया जा सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो क्या जितने भी वेटलैंड्स हैं थोड़े समय के लिए वेट होते हैं, फिर सूख भी जाते हैं, क्या उसको भी हम उसके अंदर डालेंगे? एक चीज समझिए, वेटलैंड्स जो होता है जरूरी नहीं है कि सालों भर उसके अंदर पानी हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बरसात में गीला हो गया तो वेटलैंड कह देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है फिर भी उस वेटलैंड के लिए। अभी बात करें तो वेटलैंड बेसिकली क्या होता है? थोड़ा सा दलदली, पानी भरा हुआ, झील टाइप का, इस तरह का जो इलाका है उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। नॉर्मली ये लो लैंड होता है, क्योंकि अगर आप सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर ये हाई लैंड होता तब तो नहीं हो पाता ना। तो नॉर्मली क्या होता है? लो लैंड होता है। अब ये लैंड है तो इसके बीच में मान लो हल्का सा गड्ढा है ना, तो जो पानी इसमें निकल रहा है वो पानी यहां आकर स्टॉक हो जाएगा, वेटलैंड। तो वेटलैंड थोड़ा सा लो लैंड होता है। ये छिछला भी हो सकता है, थोड़ा गहरा भी हो सकता है, और सालों भर पानी हो सकता है, कुछ ही समय पानी हो सकता है, ये भी कंडीशन है। वेटलैंड पूरी दुनिया में पाया जाता है। पहाड़, पठार, मैदान, नदी, जहां पर भी है ना, वेटलैंड आपको मिल जाएगा। सामान्यतः वेटलैंड के लिए जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है। ठीक से समझिए इस बात को, कुछ क्राइटेरिया तय किया गया। उसमें पहला, 3 हेक्टेयर से कम का एरिया ना हो, एरिया कम से कम 3 हेक्टेयर का हो। दूसरा कि जो इलाका है जिसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं ना, अगर वो ओसनिक क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल प्लेन क्षेत्र है, या जो समुद्री क्षेत्र नहीं है, सामान्य फील्ड है, या उसके अलावा कुछ और है जहां पानी वैसे कम होता है, वहां पे साल में कम से कम 6 महीने तक 6 सेंटीमीटर कम से कम पानी उसमें होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। और अगर वो ओसनिक क्षेत्र है या समुद्री क्षेत्र है, तो जब लो टाइड की स्थिति आती है ना, लो टाइड की स्थिति आती है, तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 6 मीटर से अधिक की गहराई नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 6 मीटर से अधिक की गहराई नहीं होनी चाहिए। कुछ दुर्लभ टाइप के पेड़ पौधे, प्रजातियां, वो सब, तो उसको हम लोग वेटलैंड का दर्जा देते हैं। भारत ने अभी क्या किया? भारत ने वेटलैंड के लिए जो क्राइटेरिया तय किया था उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया है। कुछ चीजों को वेटलैंड से हटा दिया गया, जैसे लैगून, बैक वाटर, समुद्र का मुहाना, समझ में आ रहा है? ये सबको अब वेटलैंड की कैटेगरी से हटा दिया गया है। खाड़ी भी इंक्लूड है उसमें। क्यों हटाया गया? क्योंकि अब उसका यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के रूप में, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो इस सब के लिए तो हो रहा है ये सारी चीजें। अब टाइप्स ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड के प्रकार, तो एक तो मोटा मोटी आप क्या डिवाइड करोगे? एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं। नेचुरल मतलब कहीं का भी लेक है, कुछ भी है, और आर्टिफिशियल मतलब हमने तालाब बना दिया, एग्रीकल्चर वाला इलाका, पानी हमने जमा करना शुरू कर दिया, तो वो आर्टिफिशियल हो सकता है। दोनों आता है। लेकिन अब दूसरे तरीके से अगर हम इसको तोड़ें, तो जो वेटलैंड होता है वो एक मीठे पानी वाला, एक खारे पानी वाला, यानी एक फ्रेश वाटर वाला वेटलैंड, एक सॉल्टेड वाटर वाला वेटलैंड, यानी नमकीन पानी वाला, और एक मीठा पानी वाला, ये भी हो सकता है। वेटलैंड में जैसे तालाब है, पानी स्थिर रहेगा। झील टाइप का इलाका है, पानी थोड़ा सा रनिंग में रहेगा, तो रनिंग भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। ये सब वेटलैंड के अंदर आता है। टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो इसको। दलदल क्षेत्र, ये भी वेटलैंड में आता है, तो दलदली क्षेत्र भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वेटलैंड के 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक फ्रेश वाटर वेटलैंड की और एक सॉल्टेड वाटर वेटलैंड की।
जो फ्रेश वाटर वेटलैंड होता है उसके फीचर्स क्या है या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों रख सकते हो। इंपॉर्टेंस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो फ्रेश वाटर वाला वेटलैंड होता है ना, वो प्रोडक्टिव ज्यादा होता है, उसके अंदर प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, उसके अंदर वेराइटीज बहुत अधिक होती है, तो उत्पादनशील बहुत अधिक होता है। वहां पे आपको पौधे दिखेंगे, पेड़ पौधे आपको वहां दिखेंगे, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना, यानी अलग अलग तरह के जीव वहां पे आपको दिखेंगे। अच्छा, आपको एक और बात पता है ना, वेटलैंड को हम गुर्दा कहते हैं, यानी किडनी कहते हैं। किडनी कैसे खून के डायलिसिस का काम करती है, गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है ना किडनी, वही काम वेटलैंड करता है पानी के साथ। पानी के जितने भी खतरनाक चीजें हैं, केमिकल्स या जो भी उसके अंदर वो गंदगी जो हार्मफुल हो सकता है, उसको वो तोड़ देता है। इसके अलावा ये जो ग्राउंड वाटर है ना, ये जो वेटलैंड है, ये जो मीठे पानी का वेटलैंड है खास करके, वो फ्लड के टाइम में फ्लड की इंटेंसिटी को कम करने का काम करता है। कैसे? अब ये फ्लड इधर से गुजर रहा है ना, अब ये पकड़ा गया इस वेटलैंड के इलाके में, तो एक्स्ट्रा पानी तो यहां पे आ गया, एक्स्ट्रा पानी आ गया ना, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये बाढ़ की जो कहते हैं विभीषिका, उसका जो प्रचंड तांडव है, उसको ये वेटलैंड कम कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि वो उस पानी को अपने पास स्टॉक कर सकता है। इस स्टॉक का फायदा क्या हुआ? दो फायदे निकल के आ रहे हैं। पहला, इस स्टॉक से जो वेटलैंड पानी स्टॉक करता है, उस पानी को वो नदी में धीरे धीरे छोड़ सकता है। इसके कारण सालों भर नदी को पानी मिलता रह सकता है, क्योंकि वेटलैंड बहुत बड़ा बड़ा होता है। टाल वाल वाला जो इलाका है, दैट वाज आल्सो वेटलैंड, वो एक वेटलैंड का एग्जांपल है। अब तो कम हो गया ना बहुत। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा क्या है? इसने जो पानी स्टोर किया, उससे नीचे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। जो वेटलैंड ने पानी स्टोर किया, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया, दोनों काम हो गया ना। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम हो गया, और उसके अलावा ये इसने बाढ़ को भी बचा लिया, और उस पानी को ये बीच बीच में नदी को भी दे रहा है। इसके अलावा यहां से आसपास की जो खेत है, वो भी पानी ले सकता है, लेते भी हैं। तो ये सारे फायदे हो गए। इसके बाद क्या है भाई? रनिंग वाटर, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। चावल है, मतलब गूदेदार फल टाइप का, जिसके अंदर काफी ज्यादा पल्पी फल, जिसको कहते हैं पल्पी फ्रूट, बेर, इस सब की खेती खूब अच्छी होती है वहां पे। और साथ में जो ग्राउंड वाटर है, वहां पे हम बोटिंग करवा सकते हैं, वहां पे लोग घूमने जा सकते हैं। तो एक तरह से टूरिज्म, जिसको इको टूरिज्म कहते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है। मीठे पानी वाला भी हमने आपको बताया। इसके अलावा कई तरह के जीव जंतु भी वहां पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉल्टेड वाटर की बात करें, सॉल्टेड वाटर वाला जो वेटलैंड है उसकी बात करें, तो ये क्या करता है, यहाँ पे सॉल्टेड वाटर वाला वेटलैंड कहां बनता है? ये पूरा सॉल्टेड वाटर नहीं होता, पूरा अलवणीय जल नहीं होता। नदी जहां पे मिलती है समुद्र से ना, उसके पास ये फ्रेश वाटर एंड सॉल्टेड वाटर मिलके जो एक मिक्सचर बनाता है, उसके अंदर हमारा मैंग्रोव, नाम सुना होगा पश्चिम बंगाल वाला, वो मैंग्रोव उसके अंदर ग्रोथ करता है। तो वो सारा वहां पे ये कई तरह के समुद्री जीव जंतु जो कि सरवाइव कर सकते हैं, पेड़ पौधे, उनका एक सर्वाइवल स्पॉट है वो। इसके अलावा मैंग्रोव को तो आपने सुना ही होगा, मैंग्रोव जो साइक्लोन आता है, जो समुद्र का वेव आता है, उसको रोकने में एक हद तक सफल होता है। ये अलग बात है कि बड़े पैमाने पे मैंग्रोव को हमने काट रखा है, इसके कारण अब जो साइक्लोन आता है वो हम पे इंपैक्ट ज्यादा डाल रहा है, अदरवाइज वो रोक सकता था उसको। इसके बाद और भी है, ये क्या करता है मैंग्रोव, जो यहां से भी चीजें जा रही है ना सिल्ट के रूप में नदी में, गाद के रूप में, उसको भी वो रोक देता है। रोकने के कारण मलबों का जमाव हो जाता है, और वो बैरियर का भी काम करता है, और एक फर्टाइल जो इलाका है वो भी तैयार होता है। मैंग्रोव की जड़ों में कई सारे जंगली जानवर, केकड़ा और सीप, ये सब आराम से रह के जिंदा रहता है। और मैंग्रोव तो पता है, मैंग्रोव जब हाई टाइड की स्थिति आती है ना, तो मैंग्रोव 70% तक डूब जाता है कई बार, माने आधा तो डूब ही जाता है। और जब हाई टाइड या टाइड की स्थिति ऐसी नहीं आती है, तो फिर जड़ से थोड़ा सा ऊपर तक पानी होता है। तो ये सारा है, कई सारे समुद्री
पक्षी जो माइग्रेट होके आते हैं वो वहां घोंसला बना के रहते हैं। तो ये सारा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड के लिए फ्यूल मतलब लकड़ी वहां से मिल जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे होती है मैंग्रोव को लेकर। अब बात करते हैं हम लोग डाटा पे, आंकड़ों पे बात करते हैं। भारत में टोटल, इंडिया देख रहा हूं ना, टोटल 4.63 टोटल लैंड का, इंडिया के टोटल लैंड का 4.63% इलाके में वेटलैंड है और लगभग 7,57,060 मतलब लगभग 7,58,000 के आसपास वेटलैंड्स है लगभग। और ये 15.26 मिलियन हेक्टेयर में फैला है। लेकिन कुछ इतना छोटा है ना, कुछ इतना छोटा है कि जिसको आप करते हैं कंसीडर। जैसे दिल्ली वाले, मुखर्जी नगर रहने वाले, आपको अगर याद होगा तो मुखर्जी नगर में एक जगह है गांधी विहार। गांधी विहार के पास एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है। उसके पास में एक इलाका है दैट इज वेटलैंड। वो वेटलैंड घोषित है, वो अलग बात है, हमेशा सूखा ही रहता है। बहुत ही हल्का लो है, बहुत हल्का लो है, स्लाइट एकदम, पता नहीं चलता। जब पानी थोड़ा जमा होता है ना तब समझ में आता है। और बर्ड्स वहां दिखती है, चिड़िया वहां दिखता है बाहर का, तो वो वेटलैंड है। लेकिन पता ही नहीं है वेटलैंड है, तो लोग उसको ही भर रहे हैं। खैर, तो ये सारा है। अभी हमारा 75 ऐसे साइट हैं जो रामसर के लिस्ट में शामिल है और वो टोटल 13,26,677 हेक्टेयर के आसपास उसको उसमें शामिल किया गया है। ये जो वेटलैंड है इसमें बहुत खतरा है। खतरा का सबसे बड़ा कारण हम लोग उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे। उस वेटलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, उस किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये नहीं समझ पा रहे। इसके कारण शहरीकरण बहुत तेज हो रहा है ना। आप लोग में से जो भी टाउन में रहते होंगे, इवन गांव वालों को भी पता ही है, कोई भी टाउन में रहते होंगे, कहीं का भी, कानपुर, इलाहाबाद, चेन्नई, बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, झारखंड में रांची, जो भी इलाका उठा लीजिए, हर इलाके में टाउन के बाहर जो कहते हैं ना एक्सटेंशन, ग्रेटर टाउन बन रहा है ना। पटना में भी ग्रेटर पटना बन रहा है, दिल्ली में ग्रेटर दिल्ली बना, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। अब नोएडा में ग्रेटर नोएडा बन गया। एक्चुअली ये जो ग्रेटर जो सुन रहे हैं ना, ये ग्रेटर पहले एक तरह से वेटलैंड ही था जो एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब करके उसको बचाता था। अब हमने क्या किया, शहरीकरण। अब हमें क्या करना है, टाउन चाहिए क्योंकि हम टाउन में आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, हमने उसको भर दिया और हमें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर के कारण हमने भर दिया। तो ये सारी समस्याएं यहां पे हुई। और डाटा आपको मालूम है, वर्ल्ड का 87% के आसपास वेटलैंड भरे जा चुके हैं, समाप्त हो चुका है। 87% के आसपास वेटलैंड समाप्त हो चुका है। और इसका बहुत बड़ा कारण शहरीकरण है और दूसरा एग्रीकल्चर लैंड। तो बड़े बड़े जो अदर कंट्रीज है, यूरोपीय, अमेरिकी कंट्री, वहां एग्रीकल्चर लैंड सबसे मेन रीजन है। और हमारे यहां एग्रीकल्चर लैंड तो है ही, साथ में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और शहर की तरफ दौड़ रहा है, वो एक बड़ा रीजन है। तो ये सारा है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो पानी वेटलैंड के अंदर है ना, उसको ड्रेन भी कर लेते हैं। ये भी एक समस्या है बड़ी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि उसको ड्रेन करके यूज करके उसको सुखा देते हैं और फिर उसको भर दिए। तो ये भी एक समस्या है। इस समस्या से हमारा जो वेटलैंड है ना, वो जूझ रहा है। अब सवाल है कि इसको प्रोटेक्ट करना है हमें। अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सबने सुना है, क्योंकि रामसर साइट में हमारे 75 वेटलैंड ऐड कर दिए गए हैं। अब सवाल ये रामसर कन्वेंशन है क्या? रामसर ईरान का एक शहर है। उस ईरान के शहर में 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, मीटिंग हुई थी, उसी को हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये 1975 में लागू हुआ था। भारत भी इसका एक हिस्सा था। इसका काम यह है कि लोकल लेवल पे, नेशनल किसी राष्ट्र के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तीनों ही, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो वेटलैंड की पहचान की गई है, उन वेटलैंड को सुरक्षित रखा जा सके।
इसके लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग और जो भी एक्सचेंज किया जा सकता है वो करने की बात यहां पे की गई है। यहां एक वर्ड आएगा दैट इज मोटेक्स रिकॉर्ड। ये रामसर सम्मेलन से रिलेटेड है। ये मोटेक्स रिकॉर्ड क्या है? देखिए रामसर सम्मेलन एक ये इसके अंदर इंटरनेशनल वेटलैंड, जो भी रामसर का जो साइट है ना उसका एक हिस्सा इसके अंदर है, लेकिन वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है। पहला तो जिस देश का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड उसके अंदर है वो उसका हिस्सा है। इंटरनेशनल वेटलैंड और कौन वाला? वो वाला जिसको खतरा है, हो चुका है या हो सकता है, यानी अभी खतरे में है या खतरे में वो जा चुका है या खतरे की संभावना है, वो किसी भी तरीके से नेचुरल और या इंसान के द्वारा, है ना। तो उसके कारण क्योंकि तकनीक डेवलप हो रहा है, पॉल्यूशन आ रहा है, जो ह्यूमन है उनका इंटरफियर बढ़ रहा है, इनके कारण अगर कोई भी संभावना है तो उस संभावना वाले वेटलैंड को इसके अंदर यानी मार्टेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। क्या भारत का कोई है? तो पहले भारत के 3 थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक मणिपुर, ये 2 आज भी हैं। लोकटक नाम सुना होगा ना, फ्लोटिंग, तो लोकटक फ्लोटिंग है ना, वो फ्लोटिंग पार्क है इंडिया का, तो वो लोकटक और इधर केवलादेव दोनों अभी है। केवलादेव राजस्थान, लोकटक मणिपुर। लेकिन चिल्का भी था, ओडिशा वाला हटा दिया गया है, पहले था। भारत ने भी इसके लिए काफी अपने तरफ से एफर्ट किया है, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर प्रोविजन है। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006, उसके अंदर प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा 2017 में वेटलैंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रूल लाया गया, तो ये सारी चीजें की गई। बाद में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे 2006 से 2011 तक का जो वेटलैंड लिस्ट था वो जारी किया गया, तो वो सारा डाटा लाया गया, ये सब चीज की गई है। लेकिन इसके बाद भी वेटलैंड आज भी खतरे में है, अभी भी वेटलैंड से खतरा टला नहीं है। जरूरी है कि वेटलैंड के लिस्ट को हम सही तरीके से तैयार करें। जरूरी है कि जो भी वेटलैंड के ऊपर खतरा हो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करें। जो सॉलिड वेस्टेज है वो उसके अंदर ना डालें, लिक्विड को तो वो झेल जाएगा, सॉलिड ना डालें। इसके अलावा उसके आसपास का जो एग्रीकल्चर लैंड है कोशिश करें कि वहां बहुत ज्यादा केमिकल और इन सब चीजों का यूज ना हो और बहुत ज्यादा सिल्ट उसके अंदर ना आ जाए, क्योंकि सिल्ट आएगा तो लेयर तो जमा होता चला जाएगा और बाद में पता ही नहीं चलेगा वो वेटलैंड था। तो ये सारी चीजें यहां पे। अब आप अभी टोटल हमारे पास जो फैक्ट है उस टोटल फैक्ट के अकॉर्डिंग 75, क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस खुशी में, ठीक है, इस खुशी में 75 वेटलैंड को रामसर साइट में ऐड करवाया गया है भारत की तरफ से। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा टोटल 75 वेटलैंड है जो उस लिस्ट के अंदर है, उस 75 को आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें इतना काफी है। तो वेटलैंड का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो वेटलैंड का परिभाषा, वेटलैंड से रिलेटेड डाटा, ये सारा कुछ हो गया आपका। आई थिंक इतना काफी है वेटलैंड से जुड़ा हुआ। हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में।